अस्सलामुअलैकुम। सुबह के मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। एक नए हफ्ते का आगाज नई एनर्जी के साथ। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे नज़ारे की जो कि कई सालों बाद आपको देखने को मिलता है। हाँ। बहुत अरसा लग जाता है कि आप ये नज़ारा देखते हैं। हम बात कर रहे हैं सुपर ब्लू मून की। ये ब्लू नहीं होता लेकिन इसका नाम है सुपर ब्लू मून। अच्छा, इसका भी बाद में बताएंगे कि इसको क्यों कहा जाता है ब्लू। हम आगे चल के बताते हैं। सुपर मून एंड ब्लू मून, इसको कंबाइन करें तो बन गया जी सुपर ब्लू मून। और आज होगा ये कि चांद जमीन से 2,26,000 मील के फासले पर हो गया, यानी जो फासला है वो उसका सिमट जाएगा, कम तरीन फासला होगा। और इसकी वजह से ये मामूल से 14% बढ़ा। हाँ। और 30% जो है वो ज्यादा रोशन नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब लोग वही वाली बात है कि एक चीज़ें होती है ना कि आप मिस करना शुरू कर देते होते हैं। तो अब अगर आपने इसका नज़ारा आज ना किया तो उसके बाद 37 साल के बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद 2037 में आपको नजर आएगा। 2037 में जो है वो आपको इसका नज़ारा करना नसीब होगा दोबारा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसको क्यों कहा जाता है सुपर ब्लू मून? इस हवाले से भी है कि कहा जाता है कि 19वीं सदी की बात है कि जहाँ पर आतिशफशा एक फटा था और फटने के बाद जिस तरह से एक रोशनी सी फैली थी, उस रोशनी का जो रिफ्लेक्शन था उसमें एक तरह से जो आसमान का कलर था और जो चांद का कलर था वो हल्का सा ब्लूइश सा होना शुरू हुआ था। तो उसके वजह से ब्लू मून जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह अभी हमने जिस तरह से बताया है कि इसकी कितना ये बड़ा होगा और कितना रोशन होगा दोबारा, तो उसको सुपर ब्लू मून जो है वो कहा जा रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसका ताल्लुक होता है सीजन से, मंथ से। चूंकि ज़रा जो सुपर मून की बात करें, ब्लू मून की बात करें, समटाइम्स हम देखते हैं कि एक सीजन में अगर 4 फुल मून है तो उसमें जो थर्ड मून होता है वो इसमें फॉल कर रहा होता है। हाँ। और एक मंथ में अगर 2 मून हो तो फिर ज़ाहिर है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। नॉर्मली हम देखते हैं ना कि एक मंथ में एक फुल मून होता है। अच्छा। लेकिन ज़ाहिर है कभी कभी महीना जो है वो 29 से ज़्यादा का भी होता है, 30-31 का भी होता है। तो इसलिए भी उसकी वजह से एक मंथ में 2 फुल मून हो सकते हैं। वेरी टेक्निकल। चले, आज बस आपने ये करना है, आज का नज़ारा आपने मिस नहीं करना, वरना 2037 में आपको ये नज़ारा जो है वो करने को मिलेगा। तो आज जो है आप सब ने जो है वो चांद को जरूर देखना है ताकि खूबसूरत सा नज़ारा आप कर सकें। कितने बजे? जितने भी 11:26 मिनट। अच्छा, 11:26 Of course, there's a time for that. तो 11:26 में आप पाकिस्तान में देख सकेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। 11:26 पे आपने आज चांद जरूर देखना है। ठीक है, जल्दी नहीं सोना। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। चांद से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बारिश निकला, चांद चाड़े है। ओके, तो आपको बताते हैं आज का मौसम कैसा होगा पाकिस्तान में। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ओवरऑल मॉनसून जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। इस मॉनसून जो है कहा जा रहा है कि वैसे भी थोड़ा सा लंबा हो चुका है जो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स के, हम पिछले सालों की बात करें उसके हिसाब से। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात कि इस्लामाबाद में कम से कम 24, ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 27, ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा जी पेशावर में कम से कम 25, ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम जो है 19, ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आज का मौसम। पेशावर और कोयटा में सूरज है, बाकी जगहों पर बादल थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें सबीन, तो बारिशों का जो नया सिस्टम है पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। इससे पहले भी हम ये देखते आए हैं पिछले कई दिनों से कि बहुत से इलाके, स्पेशली अगर हम सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, तो वहाँ के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है, स्पेशली सखर में। अभी जो नए सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो NDMA ने एक अलर्ट जारी कर दिया है और तूफानी बारिशों के बायस कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ये वो तमाम इलाके हैं, वो तमाम शहर हैं जहां पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसके साथ साथ सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, ये भी वो इलाके हैं पंजाब के जहां पर कहा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। KP की बात कर लूँ, नौशहरा और पेशावर, यहाँ से मुतालिक खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी की गई है और जो मुतालिका महकमे हैं उनको पेश की हिफाजती इंतजामात की हिदायत जारी कर दी गई है। सिंध और बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी तूफ़ानी बारिशों से मुताल्लिक़ खबरें आ रही हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, नदी नालों में तुग़यानी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, जिस मैंने जिक्र किया सखर का, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई। नशेबी इलाके ज़ेर आब, गलियाँ सड़कें पानी में डूबे रहे, पानी घरों में दाखिल हुआ। और ये सिर्फ सखर की बात नहीं है, कुछ और इलाकों में भी ऐसा ही हमने नुकसान देखा है। लाखों रुपए का नुकसान शहरियों को हुआ है।
अच्छा, दरिया का जो कटाव है, इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ज़मीन कैसे दरियाबुर्द हो रही है, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। और सिर्फ एक दिन की मैं बात करूं, सक्खर की 290 मिलीमीटर बारिश वहां पर रिकॉर्ड हुई और शहर के बेशतर हिस्से ऐसे हैं जहां से अभी पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन जो आइंदा आने वाली बारिशें हैं उसकी वजह से ऑलरेडी खौफ व हरास जो फैल रहा है। एग्जैक्टली, सो जाहिर सी बात है, अब अल्लाह रहम करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्योंकि 2020 पे हमने देखा था, बिल्कुल 2022 की अगर हम बात करें तो वो उस नुकसान से भी तक हम नहीं निकल पा रहे कि जो वादे थे वो सारे अपनी जगह पे। और ये भी कहा जा रहा था कि मज़ीद काम किया जाएगा ताकि कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं ये इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप कंप्लीटली रोक नहीं सकते। तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे, अल्लाह ना करे, बट जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो हर साल इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। तो उस लिहाज से ये इस बात पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि अब ये 1, 2, 3, 4 सालों में हमने क्या किया है, क्या हमने इसके ऊपर काम किया, नहीं किया, या बस हम यही कहते रहेंगे जी हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। काम किया है तो वो कितना किया है और कितने काम की जरूरत थी और कैपेसिटी बढ़ाने स्पेशली वो जो घरों की, वो घरें, उन घरों का क्या है, फिर फ्लड रेजिस्टेंस जो मटेरियल यूज़ करने की बात की गई थी वो कहाँ पर है, या हमें मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं हमेशा आकर, क्या उनके ऊपर काम होता है, नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है मखसूस इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलाके हैं वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे में एक डर और खौफ जो लोगों के दरमियान पाया जाता है मानसून को लेकर, फ्लड्स को लेकर, इन खतरात को लेकर, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है। और इसी तरह से पेरेंट्स जो परेशान होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी देख करके क्या होगा और हम आगे इस हवाले से क्या करेंगे। बिल्कुल, ऐसे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं और उस पर हम आज डिटेल से बात भी करेंगे आगे चल के कि जब लोग मानसून को लेकर परेशान होते हैं, इन बारिशों को लेकर परेशान होते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर। आज इस पर हम डिटेल से बात करें, अभी आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं बर्तानिया। एग्जैक्टली, जहाँ पर सिचुएशन हर वक्त जो है स्पेशली मुसलमानों के लिए अगर देखा जाए तो वो हर लिहाज से, या माइनॉरिटी वहाँ पर जो भी है उनके लिए हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती है। एंड बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में हम ये देख रहे थे कि फसादात हो रहे थे वहाँ पर और किस तरह से मुसलमानों और दीगर अक़लियती ख़वातीन जो हैं उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा था। तो खौफ व हरास एक तरह से वहाँ पर फैला हुआ था। अब ऐसे में ख़वातीन ने वहाँ पर ये किया है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेल्फ़ डिफेंस की क्लासेस उन्होंने लेना शुरू कर दी हैं और ख़वातीन इन क्लासेस में काफ़ी दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही हैं और इनमें शरीक अपने वो ये करें कि जो अफराद होते हैं रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं उसमें जो एग्जैक्टली, क्योंकि एक को देख के दूसरा आ रहा है, दूसरे को देख के तीसरा आ रहा है, तो इस तरह से अपनी दिफा की सलाहियत रखना वो कहती है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता उन पर कोई अटैक किया जाए जिसका उनको ख़तरा हर वक्त है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात बरतानिया में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ होते जा रहे हैं, तो उस लिहाज से वो अपनी हिफाजत वो खुद कर सकें। चलिए, ये तो हमने बात कर ली बरतानिया की और वहाँ पे जो सेल्फ डिफेंस से मुतालिक हमने खबर आपसे शेयर की। भी में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से सेगमेंट्स हमारे साथ हैं, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सिंध में मानसून बारिशों की वजह से लड़कियों की कम उम्री में शादियों के रुझान में इजाफा हो गया है। वालिदैन बारिशों और सैलाब के खतरे के पेश नज़र पैसों के एवज अपनी बेटियों की जल्दी शादियां करने को तरजीह देने लगे हैं और आम तौर पर जुलाई और सितंबर तक रहने वाली मानसून बारिशें अब मौसमियाती तब्दीली से तवील होने लगी। जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र करी थी कि किस तरह से ये स्पैन जो है एक तरह से वो बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का। 2022 के सैलाब के इक्तसादी असरात की बात की जाए तो जाहिर है वो भी अभी तक बाकी है, जिसको अभी पूरी तरह से उसको ठीक भी नहीं किया गया है और उसको कंपनसेट भी नहीं किया गया। इसकी वजह से मानसून दुल्हनों का यानी मानसून ब्राइड, सोशल मीडिया पे भी हम इसका ये टर्म यूज़ होते देख रहे हैं, इसका रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया। ज़ाहिर है लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अच्छा, अब तादाद की अगर बात की जाए तो 2 लाख से, कीमत की अगर बात की जाए तो 2 लाख से 4 लाख रुपए के एवज बचती कर दी जाती है। अब ये ओवरऑल कितनी परेशान कुन सिचुएशन है, ये किस तरह की बातचीत की। देखिए, ऑलरेडी कम उम्री की शादियों पे बात हो रही है और ओवरऑल वैसे भी कम उम्री की बात ना भी किया जाए, ओवरऑल अगर आप पैसों के एवज अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे हैं किसी भी खौफ से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का खौफ है, आपको मानसून का खौफ है, आपको सैलाब का खतरा है या व्हाट्सोएवर, बट जाहिर सी बात है जब छानबीन नहीं होगी तो इसमें बहुत सारे मसाइल सामने आ जाए। तो आज जरा इस मसले पे हम बात करते हैं। हमारे साथ वक्त मौजूद है समाजी कारकुन अस्करी हसन साहब। अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जरा बताइएगा कि किन इलाकों में, सिंध की तो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, बट ओवरऑल किन इलाकों में ये मानसून शादियों का रुझान सबसे ज्यादा है? मानसून शादियों की जो फिनोमेना है पाकिस्तान के रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में, ख़ास करके सिंध में खासी प्रेवलेंट है।
गुर्बत, lack of access to resources, to social protection offered by the public sector, by the government, contribute करते हैं इन challenges में। हमें पता है रूरल कम्युनिटीज़ के साथ काम करने से कि किसी तरह का क्लाइमेट डिज़ास्टर जिसमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह होने का इम्कान हो, उससे पहले जो गरीब तबका है, जो वल्नरेबल तबका है, वो प्रेफर करता है कि अपनी लड़कियों की, बेटियों की शादी कर लें ताकि डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो लड़की की सेफ्टी की जिम्मेदारी हो उसकी फ्यूचर फैमिली के साथ हो। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो हमें पता है कि जिनसी तशद्दुद, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस तरह की क्राइम्स बढ़ जाती हैं और लोग वल्नरेबल से और वल्नरेबल हो जाते हैं। जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि हमारे यहाँ रिवरीन फ्लड से, रेन इंड्यूस्ड फ्लड से, LBOD की वजह से या अर्बन फ्लडिंग की वजह से कौन कौन से डिविजन्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स खासी वल्नरेबल हैं। हमें पता है कि हैदराबाद डिवीज़न, सक्कर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, मीरपुर खासी वल्नरेबल हैं इन डिज़ास्टर से। और इन डिविजन्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को फेस करते हैं। बिल्कुल अस्करी साहब, आपने तो बहुत से डिविजन्स का जिक्र किया जो वल्नरेबल हैं और जहाँ पर ये इशू ज़्यादा भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने सिर्फ एक इलाके का नोटिस लिया, वहाँ से जब खबर रिपोर्ट हुई है। हालांकि ये जो इशू है ये हमें पूरे सिंध में नज़र आ रहा है। अब ऐसे में कम उम्र की शादी में ऐसे कहूँ या पैसों के एवज़ जो शादियाँ हो रही हैं, स्पेशली एक डर और खौफ की वजह से जो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ताकि उस बच्ची की जो सिक्योरिटी है वो उसकी फ्यूचर जो फैमिली है शादी के बाद वाली, उस पर जिम्मेदारी आयद हो सके। अब इसके हवाले से आगाही के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं इस वक्त? कम उम्र की शादियों की रोकथाम के लिए सूबों ने अलग अलग तरह के इकदाम लिए हैं थ्रू लेजिस्लेशन, जैसे कि सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, पंजाब मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट है। लेकिन इन एक्ट्स में यानी पॉलिसी में और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग खासी डिफरेंस महसूस करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हमारे पास इनफ फंड्स नहीं है या उनकी कमी है। लेकिन अभी हम लोगों को जैसे एक एग्जांपल मिला था कि पिछले 10 साल में इस तरह की क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स की जो अवेलेबल फंडिंग थी उसमें से आधी से भी कम इस्तेमाल किया गया था। तो आई गेस दिस ओपन्स अप अ लार्जर कॉन्वर्सेशन अराउंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट लीडरशिप, mechanisms and utilization of funds, because at the end of the day ये जो गरीब तबका है, जो वल्नरेबल तबका है, हमेशा वो इन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के सबसे ज़्यादा अच्छा अब अगर ऐसे में बात की जाए कि ये तो चलें आपने बताया कि इक़दामात के लिए जा रहे हैं और किस तरह का काम ज़ाहिर है वो अपेरेंटली हमें देखने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम अब जिनकी शादी कर दी गई है, वो पैसों के एवज़ कर दी गई है, कम उम्री में कर दी गई है, अब उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या किया जा रहा है? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट सेक्टर में अलग अलग एरियाज़ में काम कर रही हैं, एंगेज कर रही हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को अवेयरनेस रेज करने के लिए, उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग्स को चैलेंज करने के लिए कि औरत की एजेंसी क्या होती है पर्सनल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, आपकी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। और ये कि जो लीगल और सोशल प्रोटेक्शन के प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको किस तरह से लेवरेज किया जा सकता है। आपके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको हम लोग किस तरह से होल्ड अकाउंटेबल कर सकते हैं, आप इन सिस्टम्स को कैसे सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेन एंड बॉयज़ को एंगेज करना ताकि वो इक्वल स्टेक होल्डर्स हों। और मोर ऑफन द नॉट हम लोगों को इस तरह के वल्नरेबल एरियाज़ में यही दिखता है कि एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की शिकार होती हैं कि एक तो हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पे, औरतों पे होती हैं, लेकिन जहाँ तक कि फिर उनकी सेफ्टी की बात आती है उसमें सब लोग उठा के बैठ जाते हैं, हाथ उठा के बैठ जाते हैं। तो इसको चैलेंज करने के लिए लोग कई एरियाज़ में कई अलग अलग तरह से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करती, कोई छोटा इदारा, कोई डेवलपमेंट सेक्टर के छोटे छोटे इदारे जो है इसमें लार्ज स्केल चेंज नहीं ला। बिल्कुल एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए। अस्करी हसन साहब साथ मौजूद थे, सामाजिक कारकुन हैं, आप बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ना सिर्फ इस इशू पर बल्कि दीगर मामला पर भी। शुक्रिया साथ मौजूद थे। और जिस तरह अस्करी हसन ने भी कहा कि गवर्नमेंट का इसमें बहुत अहम रोल है, इदारों का बहुत अहम रोल है कि इस इशू को अंडरस्टैंड किया जाए और उस पर फिर एक
होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जाए। जो हमने पहले भी जिक्र किया कि एक इलाके की खबर रिपोर्ट होने के बाद नोटिस ले लिया जाना ये नाकाफ़ी है, चूँकि ये इशू ऐसा है जो कि बहुत से और डिस्ट्रिक्ट्स में प्रिवेल कर रहा है। एट द सेम टाइम फैमिलीज़ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये अवेयरनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर बच्चियों को इस तरह से ब्याह रहे हैं तो उसके बाद उनकी आगे की ज़िंदगी क्या होगी, क्योंकि उसके बाद जब पैसों के एवज़ आप बच्चियों की शादियां कर रहे हैं तो उसके बाद उनका कौन ख्याल रखेगा, क्या कोई ख्याल रखने वाला वहाँ पर है। और इसी तरह फिर हम देख रहे होते हैं इमोशनल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे होते हैं और इन बच्चों की खैर खबर लेने वाला भी फिर कोई नहीं होता और फिर इतने बुरे वाक़यात सामने आ रहे होते हैं कि हम मीडिया पर भी उसको बयान नहीं कर पा रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल बर्डन इसकी बात करते हैं और ये भी हम देख रहे हैं एक बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान में लार्ज स्केल पर। अब ऐसे में उसमें भी एक बड़ा इशू क्या है, बिजली का भारी बिल, जिस पर हमने देखा था कि जमात इस्लामी ने एक बड़ा एहतजाज किया था और ये कहा था हुकूमत से कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। अच्छा, उसका कंक्लूजन क्या थी? एक डील हुई थी, रादर एक डील तो नहीं कह सकते उसको, हाँ। एक मुआहिदा तय पाया था, कुछ वक्त दिया गया था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई थी कि हम ये काम करेंगे इस तरह से स्टेप हमने कहा एक रिमाइंडर दे दें कि ना हुआ क्या था। तो जमात इस्लामी ने कहा था अगर ये ना हुआ तो हम दोबारा से एहतजाज करेंगे, एक वक्त दिया था गवर्नमेंट को। अब ऐसे में हुआ ये कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के लिए बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 14 रुपये कमी का फैसला किया है। इस ऐलान के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बयान दिया कि बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज रंग ले आया है और आवाम को रिलीफ मिल चुका है। मगर सवाल यह है क्या ये रिलीफ सिर्फ पंजाब में मिला है, क्योंकि इसके बाद हम देख रहे हैं कि बाकी सूबों में भी आवाज़ उठ रही है। अच्छा, वैसे आप बताइए, ये सवाल मैं आपसे करती हूँ, आखिर पंजाब क्यों? नवाज शरीफ साहब ने कराया ना काम। फेडरल हुकूमत आपकी है और जाहिर सी बात है आपने जब एक चीज़ को शोकेस करना है कि जी बाकी सूबों की तरह, पंजाब की तरह बाकी सूबों को, और बाकी सूबों के लोग उठ के ये बात की नहीं हमें पंजाब जैसा रिलीफ चाहिए, जो कि लोग कह भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और ये बड़ी एक अचीवमेंट है नून लीग की मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। बिल्कुल, लेकिन ये अगस्त और सितंबर के लिए है, वो जून जुलाई का क्या जो भारी बिल दे दिए। एग्जैक्टली लेकिन चले मैं वो स्टेटमेंट की बात करूँ कि अवाम के मुंह से क्या बात निकलवानी होती है वो जाहिर है वो सामने, लेकिन अवाम इस हवाले से कहती क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो किस तरह से, लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, बिजली के बिल उनके कितने आ रहे हैं, किस तरह से लोग इस डिसीजन को भी देख रहे हैं। तो लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करें मीटर कटवा के बचत कर रहे, उनको यार मीटर काट के ले जाओ, वो खुदा करे यार, बहुत दुनिया परेशान है, यकीन करो छोटे छोटे बच्चे हैं कमाने के लिए, बेड़ा गर्क हो गया सबका यार। पर यूनिट रेट बढ़ाते जा रहे हैं तो लोग अपनी ख्वाहिशात को कम करके बिजली की बचत कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, एक ही तनख्वाह में एक ही बिल जमा हो सकते हैं, वो भी बिजली का। बिजली हम बचा भी लेना तो यूनिट तो कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो टैक्स लग रहे हैं उनका क्या करेंगे। यूनिट तो की जो है ना बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो टैक्सेस लग रहे हैं ना वो जो बिजली से भी ज़्यादा उनकी कीमत है। बिजली नहीं बच सकती। बात यह है कि अगर आप सारी ही बिजली बंद कर देना, अपने घर में बिल्कुल बिजली नहीं जलाएं, नहीं इस्तेमाल करें तो बिल में कमी नहीं आती। हमें खुद करना चाहिए कि अगर जहाँ पे एक लाइट का सूरत है तो 3 बंद करके 1 लगाएं, ताकि जो है ना बिजली बचत। तो बिजली है नहीं तो अगर बिजली होंगे तो हम लोग किस तरह बचाएंगे। सर देखें ना, बिजली बचाना आजकल तो है ही मुश्किल, बिजली है कहाँ पे। लोगों की राय आपने सुनी, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच साहब ने। लियाकत बलोच साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि 101 से लेके 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए जो फ़ी यूनिट 14 रुपये कमी की गई है, इस पर आपने ज़ाहिर है जमात इस्लामी की तरफ से एक राय आई तो सही कि हमारी जीत हो गई है ये। अब लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो कमी है सिर्फ पंजाब में हुई है, मुल्क के दीगर सूबों में नहीं हुई, किसी रिलीफ का ऐलान नहीं किया, तो इस पर आप लाहे अमल क्या होगा जमात इस्लामी का? मेरा ख्याल है कि भी जो पंजाब में भी रिलीफ दिया गया है ये एक आर्जी रिलीफ है, 2 माह का रिलीफ है। अब वो कह रहे हैं कि भी 1 यूनिट से लेके 200 तक तो पहले भी कोई हमने इजाफा नहीं किया, इसलिए वो इस रिलीफ में शामिल नहीं है। 201 से 500 यूनिट तक को रिलीफ का ऐलान कर रहे हैं, ये 2 माह का है। लेकिन ज़ाहिर है 2 माह का भी रिलीफ है, ये आवाम को रिलीफ है और ये धरने के अपने एक असरात हैं। जो भी रिलीफ मिले हम उसको वेलकम करेंगे। इसी तरह सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, उन्हें अपनी अय्याशियों में से कटौती करके आवाम को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि ये आर्जी रिलीफ है, इस रिलीफ का कोई हासिल नहीं होगा
अगर मुस्तकिल बुनियादों पर आवाम को रिलीफ न मिले। बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, टैक्सों की शरह ठीक की जाएगी और इस कमी को पूरा करने के लिए IPPs के मामलात को ठीक किया जाए, सूद की शरह को कम किया जाए और इंतज़ामी अखराजात में कमी लाई जाए तो मौजूदा फ़िस्कल सूरत हाल में भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकता है। लेकिन साहब जाहिर सी बात है, आपकी बातें भी बजाएं अपनी जगह पे कि जाहिर है एक आर्जी रिलीफ है, लेकिन चले एक आर्जी रिलीफ तो दिया गया है, लोग तो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा भी रिलीफ दे दिया जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जाहिर है इसको मुस्तकिल होना और ज़्यादा होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बाकी सूबों ने बिजली की कीमतों में रिलीफ ना दिया तो फिर जमात इस्लामी का क्या लाएमल होगा? सड़कों पर निकलेंगे? कितनी मोहलत अब आप दे रहे हैं बाकी सूबों को? हमारा एहतजाज जारी है। हमने जब धरना मौखर किया तो उससे अगले दिन ही रावलपिंडी में पहले से भी एक बड़ा जलसा हुआ, फिर लाहौर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, पेशावर और मुल्तान में बड़े जलसे हुए हैं। अब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद में पूरी क़यादत के साथ भी और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुश्तरका इजलासात का पूरा एक प्लान बना लिया गया है और 28 अगस्त की हड़ताल की भी पूरी तैयारी की जाएगी। अब 45 दिन में से 9 दिन गुजर गए हैं, 37 दिन बाकी हैं, तो इस पूरे अरसे में भी हम कौम को मुतहर्रिक रखेंगे। अब ये मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता कि एक तबका अमीर तर होता चला जाए, एक तबका याशियाँ करता रहे और बड़ा तबका जो है वो इन मसाइब और मुश्किलात से दो चार हो जाए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का ये धरना और एहतजाज ये पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हमारे अपने मफादात और अपनी तरजीहात नहीं हैं, ये 25 करोड़ अवाम के दुख दर्द की नुमाइंदगी है, उनकी तर्जमानी है और इंशाअल्लाह हम इस तर्जमानी का लियाकत साहब आपने चूँकि 28 अगस्त की बात की है और मुल्क गिर हड़ताल की बात की है, शटडाउन हड़ताल की बात हो रही है, वो महंगाई के ख़िलाफ़ भी है, वो बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़ भी है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जमात इस्लामी ने 28 अगस्त को पूरे मुल्क में शटडाउन की कॉल दी है और ये इस मकसद के लिए है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के बाद जिन माहदों पर अहद किया है, वादा किया है, तहरीरी ऐलान किया है, उस पर अभी अमल दरामद बाकी है। और हमने उस वक्त भी ऐलान किया था कि हम धरना मौखर कर रहे हैं, लेकिन जलसे भी, एहतजाज भी और ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल की कॉल भी दी जाएगी। तो ये उसी का तसलसल है। हुकूमत के पास ये मौका है कि वो मुआहदे के मुताबिक अमल करे और लोगों को रिलीफ दे। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस पर पूरे मुल्क से बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। और आपके इल्म में है कि जब धरना 14 दिन जारी रहा तो पूरे मुल्क में से सनतकार, ताजर और लीडरशिप वहाँ ख़ुद धरने में आए, स्टेज पे तकारीर की और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो हड़ताल की कॉल पर पूरा रिस्पांस देंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रियासती मशीनरी की कारकर्दगी बेहतर बनाने और इंतजामी अखराजात कम करने के लिए हुकूमत ने 28 महकमों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। इस्लाहाती कमेटी ने तकरीबन 1.5 लाख खाली असामियों को ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी है और सफाई और चौकीदारी जैसी गैर बुनियादी खदमात को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। कमेटी ने हंगामी आसामियों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदियों की भी सिफारिश की है और इन तजावीज़ को जल्द ही वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। और इतलात ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इशू को जल्द अज जल्द इख्तिताम तक पहुँचाने के ख्वाहां हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौला बख्श, शुक्रिया आपने वक्त दिया। चांडी साहब, ये जो हुकूमत एक फैसला कर रही है, चूँकि ज़रा इससे पहले कमेटी बनाई गई, कमेटी ने इस पर काम किया, फिर सिफारिशात अब सामने आ चुकी हैं, ज़रा गवर्नमेंट ने इसको मज़ीद अभी देखना है, फिर शहबाज शरीफ साहब इसका ऐलान कर देंगे। लेकिन जो 28 महकमों की बात की जा रही है, ज़रा इसमें कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ का जिक्र भी हो रहा है जो कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है और कहा जाता है कि चूँकि अभी मामला सूबाई है सतह पर होता है, वफाक में इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसे में इन महकमों का ख़त्म हो जाना, 1.5 लाख खाली असामियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देना, हाउ डू यू सी दिस? ये ऑस्टेरिटी ड्राइव इस वक्त सामने आ रही है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? मेरे ख्याल में लोगों पे से के सरों से बोझ हटाना तो बहुत अच्छी बात है
और जो इजाफी मामलात हैं वो भी ठीक करने की मैं हिमायत करता हूँ। लेकिन ऐसे फैसलों से कि बेरोजगारी बढ़ जाए पाकिस्तान में, ये बड़ी खतरनाक बात होगी। पहले ही लोग बड़े तंग हैं, पहले ही लोगों के रोजगार के जराए बहुत कम है, तो इसके लिए भी कोई तय करना चाहिए। अगर ये 1.5 लाख लोग निकलेंगे तो इनको कहाँ उनकी खपत की जाएगी, कैसे उनको एडजस्ट किया जाएगा, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अपना कारनामा बताए कि हम लोग कब महकमे खत्म कर रहे हैं, बोझ कब कर रहे हैं, कारनामा ना बताए, मसला समझ के इसको हल करने की कोशिश करें तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं। अच्छा, ऐसे में चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता किया गया, कोई उनसे तजवीज़ ली गई इस मामले के हवाले से? क्योंकि आप लोग तो एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन की भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ रही है, बिकॉज वही वाली बात जो भी आपने की है कि नौकरियां लोगों से छीननी नहीं चाहिए बल्कि नौकरियां उनको देनी चाहिए। आप पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? और साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों से मशवरा लिया गया इस हवाले से? कोई मेरे ख्याल में मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कई बार कहा है और हमारे दूसरे मरकज़ी रहनुमाओं ने भी कई बार कहा है कि अहम मसलों पर हमसे मुशावरत नहीं की जाती। गुज़िश्ता सैलाब में हमसे वादा किया गया कि लोगों की इमदाद करेंगे, घरों के मामले में भी करेंगे और दूसरे भी बहुत सारे वादे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने वो वादे पूरे नहीं किए, हम एहतजाज करते ही रह गए। अभी भी क्योंकि मैं उस सतह पे या ऐसे इजलासों में नहीं बैठता जहाँ मैं कह सकूं कि मैंने उनकी मुशावरत को देखा या सुना, लेकिन मुझे ये है कि मियां साहब अपने तौर पर अपने आप को तो समझते, वो है भी बहुत बड़े आदमी हैं, वजीर अब तो वजीर आजम है, वो वजीर आला थे तो भी बड़ी शख्सियत थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि मशावरत की होगी पीपल्स पार्टी से। ठीक, आपको लगता है कि मुशावरत नहीं की होगी, ये आपकी राय भी है। चांडियो साहब, ऐसे में जब हम ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं, चूँकि ज़ाहिर है माजी में भी कई बार ये जिक्र हुआ, मुख्तलिफ हुकूमतों में हम ये बात देखते आए हैं कि अखराजात कम करने की कोशिश की जाती है। कभी ये कह दिया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भैंसें भी हम बेच देते हैं, इजाफी गाड़ियों की बात भी की जाती है कि वो ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसे में जब हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, किफ़ायत शारी की बात करते हैं, तो ज़ाहिर इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि वो किया जाए, भले उसका हमारे कौमी ख़जाने पर बहुत बोझ ना हो, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमें करनी होती हैं ताकि हम आवाम को ये बता भी सकें कि अगर आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं तो हम भी कुछ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। महकमों का ख़त्म होना, कुछ ऐसी वजारतों का ख़त्म होना जो कि वाकई ज़रूरत जिनकी नहीं है, चूँकि ये बात तो की जाती है ना बहरहाल चांडियो साहब के जो हुकूमत है उसको उसकी काबीना छोटी होनी चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि अच्छा ये मिनिस्टर है, ये उसका स्टेट मिनिस्टर है, ये सेक्रेटरी है, ये एडिशनल सेक्रेटरी है, ये ऐसा ये वैसा, और एट द सेम टाइम काफी सारे इदारे जिनका जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी कोई कारकर्दगी हमारे सामने नहीं होती। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात का भी हामी नहीं हूँ कि घोड़े बेचकर और टांगे बेचकर हम अपनी मैशत को खड़ा कर सकते हैं या मुर्गियां पालकर तो मुर्गी तकसीम करेंगे और मैं इसका भी हामी नहीं हूँ। लेकिन ये जो इजाफी बोझ है, फिर मैं कह रहा हूँ, इजाफी बोझ हटाने का मतलब ये नहीं कि लोगों को बेरोजगारी के हवाले किया जाए, बाकायदे मनसूबाबंदी की उन लोगों को उनको कहीं और जॉब मिल जाए, उनको एडजस्ट किया जाए। ठीक है, महकमा खत्म करना एक बात है, लेकिन उनको एडजस्ट करना होगा, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अहम बात है। ठीक, चांडियो साहब, नुमाइंदों की फौज भर्ती करने से बेहतर है कि उसको खत्म किया जाए, लेकिन खत्म करने से गलत से ज्यादा बेहतर है कि उनको एडजस्ट करना चाहिए कि फिर दूसरा मसला लौट जाए। मुल्क में पहले ही बहुत बड़े ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एट द सेम टाइम ज़रा ये भी देखना कि जिस इदारे को ख़त्म किया जा रहा है उसकी कारकर्दगी क्या रही है, अगर ख़त्म किया जा रहा है तो उसके मुहर्रिकात क्या हैं। चांडियो साहब, ज़रा ये मामला तो अभी आगे बढ़ेगा, अभी ज़रा वज़ीर आज़म साहब के सामने भी आना है, उससे पहले ज़रा काबीना के सामने आएगा और उसके बाद इसकी अप्रूवल होगी। मूविंग ऑन, मैं इस वक्त जो बिजली के भारी बिल हैं उस पर ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगा। आपका जो एक फ़ैसला किया पंजाब हुकूमत ने और इस्लामाबाद ने कि 201 से लेकर 500 यूनिट तक के जो सारिफीन हैं उनके लिए यूनिट की प्राइस को कम किया जा रहा है, तो क्या सिंध में भी, चूंकि अब ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पंजाब जैसा रिलीफ चाहिए, क्या सिंध हुकूमत के पास भी ऐसा क्वेश्चन है, स्पेस है कि वो ऐसा रिलीफ दे सकें? चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में बिजली सस्ती हो सकती है, नहीं हो सकती तो कराची में नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, कराची भी हमारा हिस्सा है, हम कराची को कभी भी अलग रहकर नहीं सोचते। जब भी सिंध की बात करते तो कराची उसमें शामिल है। ये तो एक प्रोपेगेंडा किया गया है और मैं उनके मकासद जानता हूँ, उनके मकासद क्या हैं कि वो कराची को अलग करके बात करते हैं। कराची हमारा हिस्सा है,
जो भी हमारी बेहतरी की स्कीम है उसमें कराची शरीक है। हमारी हुकूमतों ने, हर हुकूमत ने, भुट्टो साहब से, बीबी से, फिर अभी चेयरमैन बिलावल साहब की हुकूमत, आसिफ साहब ने, हर हुकूमत ने हमने कराची को अहमियत दी है। बिजली सस्ती नहीं हुई कराची की जी, क्या बोल रहे हैं? बिजली सस्ती नहीं हुई ना सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बिजली सस्ती होगी? जी 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 जी। देखिए, बिजली का तो मामला ऐसा है, पूरे मुल्क का मामला है, उसको तो पूरे मुल्क का देखना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब को इस मसले को पाकिस्तान का मसला समझकर उसको हल करना, लेकिन कोई बात नहीं है, उन्होंने इसको सूबे का ही बना दिया है, अपने तौर पे किया। हम मुखालिफ नहीं है अगर पंजाब की आवाम को कोई फायदा मिल रहा है, लेकिन हम बजट से दे रहे हैं ना सर, पंजाब अपने बजट से वो रिलीफ दे रहा है, तो ये रिलीफ तो सिंध ने अपने बजट से देना है। अब बजट देखिए, मैं ऐसी बात तल्ख नहीं करना चाहता जी। पाकिस्तान की पूरी तारीख जो है वो पंजाब की खुशहाली में सर्व की गई है। अभी मैं नहीं चाहता कि इन बातों को छेड़ूं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी ये फैसला किया है। पिछले दिनों भी मेरे चेयरमैन के हवाले से और नासिर शाह साहब ने तो ये बयान भी दिया कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो वायदा बिलावल साहब ने किया है वो फायदा हम सिंध के लोगों को पहुंचाएंगे। और मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने बहुत कुछ किया है, ये बड़ा बुनियादी मसला है। आजकल बिजली का बहरान, बिजली की महंगाई, बिजली के भारी बिल जो इस मरकजी हुकूमत खान साहब के जमाने से लोगों पर एक मुसीबत बनी हुई है। अभी तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इस मसले को हल करने के लिए भी सिंध हुकूमत जरूर गौर कर रही होगी और जल्द इसके नतीजे भी सामने आ जाए। चले सर, कर रही होगी, मतलब कर रही है, ये वैलिडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि जाहिर है इसके नतीजे जो है वो सामने आ सकें। अच्छा, बहुत सारे मामलात आपकी तरफ से भी और पीपल्स पार्टी के बाकी रहनुमाओं की बात की जाए तो वो हुकूमत पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे होते हैं हमें कि कमज़ोर माशी पॉलिसीज़ हैं, अब काम हुकूमत उस से लोगों को रिलीफ देना चाहिए। तो अब रिपोर्ट्स कुछ हमारे पास ये भी आ रही हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है और किस तरह का टफ टाइम देने का भी फैसला किया गया है? अब देखिए, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ऐसा कोई पॉलिसी बयान जारी करूं कि अब यूं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है तो इंतजामिया की जो नाअहली है उसको तो लोगों को बताएंगे, उस पर प्रेशर भी डालेंगे। जैसे भी बिजली की भी बात हुई, हम पंजाब को तो फायदा देने के हक में है, लेकिन ऐसे तो ऐसी पॉलिसी ना बनाए। बिजली का मामला पाकिस्तान लेवल का मामला है। अच्छा। उस पर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, 3 सूबों को छोड़ दिया जाए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत को ऐसी बेहतर अवाम दोस्त पॉलिसी बनाए जिसमें से 3 सूबे भी फायदा उठा सके। साहब, ऑब्वियसली फिर वही वाली बात है ना कि अवाम, जिस तरह से हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग आवाज तो उठाना शुरू हो गए, हमें भी पंजाब जैसा रिलीफ चाहिए। तो मेरा ख्याल है देना तो पड़ेगा। हम तो तैयारी में हैं, हमारे यहाँ काम चल रहा है, इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे। लेकिन मामला दूसरे जो सूबे हमसे भी छोटे सूबे हैं, मैं कौमों को तो छोटा बड़ा नहीं समझता, लेकिन सूबे हैं, उनके वसाइल कम है, बलोचिस्तान है और पख्तूनख्वा है, तो उनके लिए भी तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा तो हरगिज़ नहीं कि पंजाब हो या सिंध हो अपने फायदे की बात करके बैठ जाए, बाकी मुल्क पसमानदा हो, ऐसा नहीं। ये वफाकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी सूरत पैदा करे जो ये जहन में पैदा न हो कि फला सूबा उनका प्यारा है, आंखों का तारा है, बाकियों को हम छोड़ देंगे। ये नहीं, यकसानियत होनी चाहिए। जो मसाइल पूरे मुल्क के उसको हल करने के लिए मुल्की लेवल की पॉलिसी बननी चाहिए। यानी चांडे साहब, जो मैं समझ पाया आप इस गुफ्तगू से कि होना ये चाहिए था कि जब इतना बड़ा मसला है, पूरे मुल्क का मसला है, तो हुकूमत को पूरे मुल्क के लिए फैसला करना चाहिए था, मिल बैठ के फैसला होना चाहिए था ताकि उसका इत्तलाक तमाम सूबों पर यकसा होता। एक सूबे की बात है कि पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं हुई, सिंध की बात नहीं हुई, जो बात हुई वो इस्लामाबाद के लिए हुई या पंजाब के लिए हुई, ऐसा ही है? ये दुरुस्त है, ऐसी बात तो सही है।
और ये नहीं होना चाहिए था। चाणक्य साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सब इस पर गौर कर रही है कि कैसे सिंध में बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही शिकवा भी किया है हुकूमत से कि सिर्फ पंजाब से मुतालिक फैसला नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म हैं तो पूरे मुल्क के हैं, और अगर एक पोलिटिकल पार्टी की बात हो रही है तो ज़रा वो अगर इस वक्त हुकूमत में है तो किसी इत्तेहाद की वजह से है, और जब इत्तेहाद की बात हम करें तो उन्हें इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़ाहिर है हम देखते हैं कि फासले बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट हाउस की बात करते हैं। पार्लियामेंट हाउस से चूहे पकड़ने के लिए 12 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। ऐसे कितने को चूहे हैं जो लाखों रुपए से पकड़े जाएंगे? हो सकता है हो ज़्यादा, मतलब 12 लाख तो आजकल देखिए अद्वियात उनकी हैं, सब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, चूहे मारने की अद्वियात होती है ना, लाखों की आती और है? उसके वो इक्विपमेंट्स भी होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसको पकड़ने के लिए फिर उनको जो मारने के लिए लोग किए जाएंगे, क्या होते हैं, मुख्तस किए जाएंगे, उनकी तनख्वाहें भी होंगी, उनको जॉब्स मिलेंगे। जॉब्स तो कहते हैं ना जॉब्स क्रिएट करनी है, तो अब और क्या करें वो? अच्छा, बहरहाल करेंगे ना, जो अब क्रिएट ना करें तब भी मसला, कर रहे हैं फिर भी मसला। चलें, सीडीए को उन्होंने एक काम सौंपा है, लेट्स सी कि सीडीए इसमें किस तरह से आगे बढ़ता है कि चूहों का सिदेबाब करना है। वैसे मैं सोच रहा था कि चूहों को पकड़ना है या चूहों को मारना है। अगर पकड़ना है तो पकड़ के छोड़ना कहाँ है, जो छोड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे, तो क्या बेहतर है? ये अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। एक और खबर आपसे शेयर करते हैं, पाकिस्तान की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास एक अच्छी खबर है कि भारतीय खिलाड़ियों को हुई है शिकस्त। जिया मिशवानी ने भारत के जो खिलाड़ियों को हराया है। कप्तान रिजवान अली ने भारत के कप्तान श्रीकांत शेखर को धूल चटाई है, और फाइनल अब होना है जनाब 22 अगस्त को। तैयारियां हैं 22 अगस्त के लिए, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो छा गए हैं। चलें जी, जबरदस्त, नहीं अच्छी खबरें सुबह हम आपसे जो है वो शेयर करते हैं, हमें खुद भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इससे आगे भी कुछ अच्छा जो हम आपसे शेयर करेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। श्रेप, आपको याद है चंद रोज़ कबल खैबर से खबर आई थी, ये कहा गया था कि वहाँ पर एक सियाती मकाम है जहाँ पर बंदर ने सियाह पर पत्थर फेंकी, वहाँ पर जो टूरिस्ट था उस पर पत्थर फेंका है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और ज़ाहिर सोशल मीडिया पे खबरें काफ़ी सर्कुलेट की गई, लोग बात कर रहे थे, अफवाहें भी आना शुरू हो गई। सियाती मकाम पर लोगों ने जाना भी ज़ाहिर है वो कम कर देते हैं कि कहना शुरू कर दें कि ना जाएं कि बंदर हमला कर रहे हैं। पूरी एक कैंपेन हमने देखी सोशल मीडिया पे जो कि बंदरों के खिलाफ चलना शुरू हो गई। अब इस खबर की हकीकत क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे कि सच क्या है, हुआ क्या था, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वसीमुल्लाह साहब ने, आप SDFO हैं वाइल्ड लाइफ के। बहुत शुक्रिया वसीमुल्लाह साहब, साथ मौजूद हैं। बस ये जो लंडी कोतल में हुआ, ये जो वाक़या हुआ कि जिसमें कहा गया कि टूरिस्ट पर बंदर ने हमला किया, पत्थर फेंका, असल में आप लोगों ने जो इन्वेस्टिगेट किया तो क्या चीज़ सामने आई? थैंक यू सर। असल में ये वाक़या इस तरह हुआ था कि असल में ये जो लोग बोल रहे हैं जस्ट रूमर्स है, और ये ना टूरिस्ट ने उन पर हमला किया था और ना बंदरों ने उन पर हमला किया था। असल में ये जो हिल फुट्स है वहाँ पर नीचे लोग अपना वो कर रहे थे, मतलब कुछ पका रहे थे, जब जिस तरह टूरिस्ट जाते हैं ना, और ऊपर पहाड़ की चोटी पर वो बंदर चल रहे थे, वो आए थे, लाइक वो बॉर्डर है ना तुर्कम और ये काबल और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो ये जितने भी हालात चल रहे हैं लाइक फायरिंग वगैरह चीजें ना, तो वो वहां से मुंह करके यहाँ पर आए थे, तो वापस जा रहे थे या आ रहे थे, तो उनके पाँव से फिसला है एक पत्थर, और नीचे लोग जो थे ना वो कुछ पका रहे थे, तो वो पत्थर उसके सर पर लगा है। इस तरह कोई नहीं हुआ है कि इन लोगों ने उसे तंग किया है या उन लोगों ने या बंदरों ने उन पर पत्थर मारा है, इस तरह कोई अच्छा मतलब कोई अटैक नहीं किया गया है, जिस तरह से ये एक हादसा था, इसको हादसा कहा जा सकता है, लेकिन अटैक ऐसा नहीं था जो कह रहे जी वाइल्ड लाइफ की के पर्सपेक्टिव से बात करें। अनफॉर्चुनेटली हो गया है। अच्छा, इन्वेस्टिगेट कैसे हुआ वसीमुल्लाह साहब, जिसमें ये चीज सामने आई कि अच्छा ये हादसा था? सर इस तरह है, ये हमें उसी टाइम मिला, ये इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुए, तो हम खुद स्पॉट पर गए, फिर उनकी फैमिली से मिले, जो अफेक्टेड पर्सन था, और उस एरिया का भी इन्वेस्टिगेट किया हमने। तो इस तरह ये हमें एट अ टाइम हम पहुंचे थे वहाँ, हमारा स्टाफ वहाँ पर रिक्रूटेड है। अच्छा। और उन इलाकों में वो फील्ड साहब, अगर आप उस वक्त पहुंच गए थे, आप लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टिगेट भी कर लिया था, तो फिर ये खबर ऐसे रिपोर्ट क्यों हुई, ऐसी अफवाहें क्यों फैली कि बंदर ने पत्थर मारा है, और इससे एक ज़ाहिर अफवाह फैलने के बाद ये लोगों में तासुर चला गया कि ना जाएं सियाती मकामात पर। ज़ाहिर बहुत से सियाती मकामात हैं, टूरिज्म इफेक्ट होता है, टूरिज्म इफेक्ट होता है, और लोगों ने जाना छोड़ भी दिया।
सर असल में इस तरह है, ये तो मर्ज एरिया था, 2018 में इनकी मर्जिंग हुई है, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, फिलहाल हम कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं। हमारा पूरा एक डिवीजन है, एक्सटेंशन डिवीजन, जो जिसमें हम पब्लिसिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, अवेयरनेस कैंपेन्स और ये चीजें करते हैं। हम उन लोगों के लिए हमने PCTs बनाए हैं, उन लोगों को हम अवेयरनेस कैंपेन दे रहे हैं, उन लोगों को हम इन रिटन हार्ड में चीजें दे रहे हैं, हमने सही है वसीम साहब। अब ऐसे में सोशल मीडिया पे हमने एक कैंपेन देखी ना कि सोशल मीडिया पे लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है रीशेयरिंग हम देख रहे हैं, और ऑब्वियसली इस लिहाज से मैं यही कहूंगी कि जाहिर सी बात है इससे टूरिज्म तो अफेक्ट हो रहा है, तो वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होती है ऑब्वियसली। तो इस हवाले से सोशल मीडिया कैंपेन को काउंटर किस तरह से किया जा रहा है? असल में सर इस तरह है कि टूरिज्म से वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होता है। वाइल्ड मीन्स के जो एनिमल्स हैं ना वो वाइल्ड में मौजूद, टूरिज्म ज्यादा हो तो वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ से मूव करके ऊपर जाएंगे या किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। टूरिज्म से वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होता है और ये वाइल्ड लाइफ से टूरिज्म इफेक्ट नहीं होता। अच्छा वसीमुल्लाह साहब, थोड़ा सा लोगों को बताइएगा, अभी जानने के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि जब हम खैबर की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़रा बहुत टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट के स्पॉट्स हैं, ऐसे वाइल्ड लाइफ क्या क्या है वहाँ पर जब लोग वहाँ पर जाते हैं? क्योंकि देखिए बंदरों से मुताल्लिक़ तो खबर आ गई है, लेकिन वैसे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ असल में ये तो फॉरेस्ट टाइप पर डिपेंड करता है। तो खैबर में काफ़ी सारे खैबर टाइप फॉरेस्ट टाइप पर डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फॉरेस्ट टाइप्स है यहाँ पर खैबर में। तो यहाँ पर मॉइस्ट, अगर तिरा वैली देखे तो मॉइस्ट टेम्परेट एरिया है वो, वहाँ पर हमारे पास मोनाल जो नियर टू एक्सटेंट इंडेंजर स्पीशीज है, पीजेंट्स के है, वहाँ पाए जाते हैं। कॉमन लिपर्ड खैबर में मौजूद है। काबल मारखोर, जिस तरह हमारा काबल के साथ बॉर्डर है, काबल मारखोर भी यहाँ पर मौजूद है। वाइल्ड कैट्स है, ठीक है, और मंकीज है, यहाँ पर रशियन डव्स है। यहाँ पर हमारे पास वेटलैंड्स है काफी सारे, तो वाटरफॉल आते हैं वहाँ। ऑल काइंड ऑफ गेम बर्ड जो होते हैं, पर्ट्रिजेस जो होते हैं, ग्रे पर्ट्रिज है, ब्लैक पर्ट्रिज है, सीसी पर्ट्रिज है, चकोर है, ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मौजूद है हमारे खैबर। तो जाहिर सी बात है इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए भी इंतजामात किए जाएं कि टूरिज्म से वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट ना हो, ये इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम इंतजामिया को ये जो नेगेटिव कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे कि हमारा जिससे टूरिज्म इफेक्ट हो, उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाने चाहिए। लोगों की आगाही बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है मकामी लोगों को, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है। जी 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 वसीमुल्लाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हमने VCCs बनाए, कम्युनिटीज बनाए हैं, उनमें उन लोगों को हमने जॉब्स दिए हैं, उन लोगों को हम अवेयरनेस कैंपेन दे रहे हैं, उन लोगों की मीटिंग अरेंज करते हैं, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए चीजें दे रहे हैं, उनको टूर करा रहे हैं, विजिट्स करा रहे हैं डिफरेंट एरियाज के वो भी लोगों को देखे कि यहाँ पर लोग किस तरह इन चीजों का, इन वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखते हैं। और एग्जिस्टेंस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है कि लोगों को ये मालूम हो कि बहुत सी और स्पीशीज भी रहती हैं और उनका भी कैसे ख्याल रखना है ताकि हम को एग्जिस्टेंस पे आगे बढ़ सकें। वसीमुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू के। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब बात हम करेंगे इंडिया की, और इंडिया का एक रेप केस, उसकी हम बात करेंगे। भारत के शहर कलकत्ता जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और बेईमाना कत्ल ने पूरा मुल्क हिलाकर रख दिया है। अफसोसनाक ये वाक़या, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में मुजाहरे जारी हैं और हफ्ते को 10 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स ने मुल्क गिर हड़ताल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी ले लिया है और केस की समाअत 20 अगस्त को होनी है। नौजवान खातून डॉक्टर जिनकी लाश चंद रोज़ कबल कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज के कमरे से मिली थी, जख्मों से चूर चूर थी। वहशियाना कत्ल के इल्ज़ाम में एक पुलिस रज़ाकार को हिरासत में भी लिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी बात हम इसमें ज़ाहिरा करेंगे भी, तो जिस तरह का तशद्दुद किया गया है, समझ से बाहर है कि इस तरह का तशद्दुद कोई सोच भी कैसे कर सकता है, करना तो बहुत ही दूर की बात है। एब्सोल्युटली, अपनी तहकीकात हो रही हैं, हमने सो मोटो की बात भी की है। इस वक्त भारत के जो हालात हैं आफ्टर दिस इंसिडेंट, उस पर करेंगे। वहाँ के सहाफ़ी राकेश मोहन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राकेश बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। राकेश, तहकीकात हो रही हैं, अपडेट्स क्या हैं इस इंसिडेंट की, जो तहकीकात अब तक हुई हैं? केस में अभी जो ऑटोप्सी की, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की डिटेल्स मिल रही हैं, उसमें बॉडी पार्ट्स में काफ़ी स्क्रैच मार्क्स थे और स्ट्रगल के साइंस हैं। जो विक्टिम है उसको स्ट्रैंगल करने की कोशिश करी गई थी और वॉइस को मफल करने की, जब वो चिल्लाने की कोशिश करी होगी, उसको उसके एविडेंस मिले हैं। और जो फिंगर नेल्स के नीचे जो
जो भी मटेरियल मिला है वो मैच कर रहा है संजय रॉय के बॉडी से, जो भी इन्होंने एविडेंस लिया है। और प्लस उसके बैरक्स में जाके कुछ एक टीम ने चेक किया था और वहाँ से कुछ मटेरियल मिला है। ये प्रोग्रेस है इस इन्वेस्टिगेशन में। अभी ये क्लियर नहीं है कि केवल एक ही कल्प्रिट था या एक से ज़्यादा थे। सीमन सैंपल वगैरह जो भी है उसका वो फॉरेंसिक टीम जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें क्लियर होगा। विक्टिम के पेरेंट्स ने कहा है कि एक से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट लगता है, लेकिन अभी तक इसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अब ऐसे में सर जाहिर है ये सवालात भी उठ रहे ना कि अस्पताल इंतजामिया उस वक्त कहाँ पर थी, सिक्योरिटी उस अस्पताल की क्या थी, तो ऐसे में इंतजामिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? इस हीनियस केस में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल, जो पहले प्रिंसिपल थे जब ये केस अगस्त 9 को हुआ है, उन्होंने रिजाइन किया था। उनकी इंट्रोगेशन, उनकी क्वेश्चनिंग हो रही है सीबीआई की जो टीम है उससे। संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे पहले इस कॉलेज के, उन्होंने इस केस को पहले एज अ सुसाइड केस पास ऑफ करने की कोशिश करी थी। अभी सीबीआई की टीम ने उनको 24 आवर्स क्वेश्चन किया था, फिर कुछ एक ब्रेक लिया है, उनको घर भेजा है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन और उनकी क्वेश्चनिंग होगी। इस केस में 5 डॉक्टर्स के साथ भी जो सीबीआई की टीम है उन्होंने बात किया है, जो उस विक्टिम को जानते थे केस की गहराई में जाने के लिए। इस केस में एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, संजय रॉय को, जो एक पुलिस वॉलंटियर है, और काफ़ी एविडेंस मिला है जो सजेस्ट करता है कि उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और जो हड़ताल हुई वहाँ पर, मुल्कगीर हड़ताल हुई, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के जो मुतालबे की बात हुई, तो इस वक्त जो हुकूमत है वो ख़वातीन डॉक्टर्स को, दीगर ख़वातीन को उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम करे? चूँकि ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस पहले रिपोर्ट होते आए हैं। ये बहुत ब्रूटल रेप मर्डर केस है और इस वजह से एक आउटरीच है डॉक्टर्स और नर्सेज में, क्योंकि उनकी सेफ्टी से रिलेटेड इशू है। और इसलिए कोलकाता में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में और दिल्ली में उसके खिलाफ डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने प्रोटेस्ट किया है। उनकी डिमांड है कि उनकी सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाने चाहिए। वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने पहले इस केस को सुसाइड कह के पास ऑफ करने की कोशिश करी थी। और कोलकाता पुलिस जो है वो भी एक शक के दायरे में है, क्योंकि उन्होंने इस केस में शुरू में जो जैसी तहकीकात करनी चाहिए थी वो नहीं करी है, और इस बात पे बहुत नाराजगी है। डॉक्टर्स की डिमांड है कि स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। हालांकि लास्ट एक डेकेड में निर्भया केस के बाद जो 2012 में दिसंबर 16 को हुआ था दिल्ली में गैंग रेप केस, जिसमें विक्टिम की डेथ हुई थी 13 डेज के बाद उस केस के, और बहुत ब्रूटल गैंग रेप था वो। उसके बाद कुछ लॉज पास किए गए थे। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ था, जिसमें कुछ और प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट किया गया था, जिसमें राकेश साहब जाहिर है आप बात कर रहे हैं ऑब्वियसली लॉस की भी बात कर रहे हैं कि बनाए भी गए उसके बाद, लेकिन जाहिर है इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर तो जाहिर है लैक किया है हुकूमत ने, तो उसके बाद ही जाहिर सी बात है इस तरह के केसेस में कमी नहीं देखी। इसमें हमने ज़ाती देखी है कि ये ज़्यादा हो रहे हैं केसेस। कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें सज़ा हुई है? शरह कितनी है इन केसेस में सज़ा मिलने की? 2013 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में, उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए थे, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है ऐसे रेप केसेस को, जो कल्प्रिट पकड़े जाते हैं। और अगर रेप विक्टिम की डेथ होती है तो उसमें डेथ सेंटेंस दिया जाता है कल्प्रिट को, या अगर वेजिटेटिव स्टेट में विक्टिम को उसके बाद उसकी हालत वैसी होती है। लेकिन ऐसे केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं या रुक क्यों नहीं रहे हैं, ये एक सीरियस मैटर है और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक जैसे कि ये कोलकाता वाले केस में हम देख रहे हैं, उसमें
शुरू में काफ़ी लापरवाही करी गई, उस केस को क्लोज करने की या सुसाइड कह के पास ऑफ करने की कोशिश करी गई। तो कहीं कल्प्रिट्स को शायद लगता है कि वो ऐसा क्राइम करके बच सकते हैं या लाइटर पनिशमेंट से अपने आप को, मतलब जितना बड़ा क्राइम है उतना शायद उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसी एक कहीं फीलिंग है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट अभी होने जा रहा है जिसमें आप सबकी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली आप लोगों ने इतनी पार्टिसिपेशन उसमें कर दी है कि मैं क्या बताऊँ कि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है और हमारे पास सैम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। सुबह आपने एक वीडियो बनाई थी और आपने सोशल मीडिया पर अपलोड भी की थी, हमारी टीम की तरफ से अपलोड की गई थी कि आपने अपने सिग्नेचर जो हैं वो करके एक प्लेन पेपर के ऊपर आपने हमें सेंड करना है, लेकिन साथ साथ अपने शहर का नाम और अपना नाम आपने साथ में मेंशन जरूर करना है। तो हमारे पास इस वक्त जो है वो सिग्नेचर्स की भरमार हुई हुई है क्योंकि आपके सिग्नेचर जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। अब बहुत से लोग नहीं जानते कि सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी को कैसे बता रहा होता है। तो पूरा एक आर्ट है और आज हम उसी आर्ट से मुतालिक बात करेंगे। आर्ट के थ्रू थेरेपी करती हैं, ग्राफोलॉजी प्रैक्टिशनर हैं शफक असद साहिबा साथ मौजूद हैं। शफक साहिबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कैसे सीखा ये आर्ट कैसे सीखा? आर्ट, आई हैव अ डिग्री इन आर्ट, 4 years बैचलर डिग्री इन आर्ट, एंड दैट टाइम मुझे फैसिनेट करता था कलर्स और लाइंस और स्ट्रोक्स। फिर उनको स्टडी करना शुरू किया एंड देन वो साइकोलॉजी को साथ मिक्स किया हमने आर्ट के साथ, और फिर ग्रेजुअली किस तरीके से ड्राइंग्स एनालाइज करते हैं, किस तरीके से हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालाइज करते हैं। फिर मैंने उसमें डिप्लोमाज और सर्टिफिकेशंस की और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्रीटिंग पेशेंट्स and assessing them through art and then treating them through assess करना और ट्रीट करना दोनों काम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर को कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है और डॉक्टर आपको कहता है ब्लड टेस्ट होगा या स्कैन होगा, उसी तरीके से अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उनकी ड्राइंग्स, हर स्कैन बेसिकली ड्राइंग्स, यस, सो वी स्कैन देम थ्रू asking them what to draw. हर चीज़ का एक डिफरेंट टेस्ट है। सो सपोज इफ़ यू स्टक समवेयर तो उसके लिए एक डिफरेंट टेस्ट है, एक पर्सनालिटी टेस्ट डिफरेंट है, सिबलिंग्स राइवलरी के लिए डिफरेंट टेस्ट है। तो वो सब चीज़ें उस तरह के टेस्ट होते हैं। फिर उससे आपकी प्रॉब्लम पता चली, फिर डॉक्टर आपको कहता है एंटीबायोटिक आपने 10 दिन खानी है। उसी तरीके से मैं कलर्स के थ्रू ट्रीटमेंट करती हूँ। हमारी बॉडी में डिफरेंट कलर एनर्जीज़ हैं जो अगर इम्बैलेंस हो जाए, ओवर हो या अंडर हो, तो हमारी नॉट जस्ट मेंटल इलनेस बट ऑल्सो फिजिकल इलनेस होता है। तो वो चीज़ ट्रीट होती है कलर्स के थ्रू, कलर थेरेपी, कलर्स एंड शेप्स एंड लाइंस के थ्रू। उसमें क्या आपको अपने आसपास उन कलर्स को ऐड करना होता है? उन कलर्स को ऐड करना होता है अपने आसपास। सोलराइज्ड वाटर एक चीज़ होती है जो हम पानी की एक नॉर्मल शीशे की बोतल पे उस कलर का पेपर लगा देते हैं और तो 2-3 दिन धूप में पड़ा रहे और फिर आपने वो पानी दम नहीं है बट इट इज जस्ट के वो सन रेज लेता है और कुछ पानी में मिला नहीं रहे क्योंकि वो पेपर भी बाहर की तरफ से लगा हुआ है, लेकिन उस कलर की वाइब्रेशंस उस पानी में जाती हैं थ्रू सन एंड देन यू ड्रिंक इट। तो वो जो एनर्जीज आपके अंदर कम है, जो शुआएं हैं वो पानी पे जब पड़ती हैं, वो पानी अगर आप पिए तो उसकी तासीर से नॉर्मल पानी जो आप पीते हैं, मतलब आपके घर का पानी, फिल्टर का पानी, नथिंग एल्स, कुछ कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे। तो अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव भी नहीं होगा। दैट्स नाइस। अच्छा, ये बहुत ही मजे की चीज़ है जो हम आज समझ रहे हैं, बट वो ज़रा जो हमें मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि उनके सिग्नेचर से मुताल्लिक राय लेनी है, तो अब हम स्क्रीन पर दिखाते हैं जी। कुछ सिग्नेचर्स आ चुके हैं हमारे पास और दिखाते हैं जी आपको पहला साइन। ओके जी, नाम है इनका कुरतुलैन और ये इनके साइन आए हैं जी, इनके बारे में बताइए। ये इन्होंने अपना साइन किया है आई थिंक अपने निक नेम से, एनी, जो यूजुअली कुरतुलैन को कहा जाता है। सो शी इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन एंड अ वेरी लाइक प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी खोल के सबके सामने नहीं शायद वो रखती हैं, और एक अच्छी ऑप्टिमिस्टिक इनकी पर्सनालिटी है, क्रिएटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक है। सो प्रॉब्ली इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी में ये ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। ठीक है जी। यानी नेक्स्ट लेकर आए जी। नेक्स्ट किसके साइन आए हैं हमारे पास? करीम
के करीम सैयद साहब के साइन है ये। हाँ इनके बारे अच्छा साइन वैसे बड़े मजे के हैं। बड़े मजे के हैं। ये साइन है या कोई उन्होंने आर्ट वर्क किया है? इंटरेस्टिंग। So this is a little complex sign. We say this is a little complex because इसके अंदर इनका नाम हम रीड नहीं कर पा रहे हैं कि ये करीम नाम लिखा हुआ है। But again optimistic हैं। It is more of creative field में something to do with maybe media and stuff में अगर वो जाएंगे तो वो ज़्यादा flourish कर सकेंगे। और उसके अलावा there is I won't say negative thing but yes थोड़ा सा complex क्योंकि signature है, so maybe prone towards some kind of a disease in later stages। हाँ, हो सकती है। हाँ, तो otherwise growing personality। हाँ, next sign लेकर आए जी सामने, third sign of the day। अच्छा, आयशा के sign है ये। Aisha is holding on something from the past that she is, that is something motivating her to move forward। वो एक कोई पास्ट की कोई चीज़ शायद उन्होंने जैसे घर में कुछ सिखाया जाता है और फिर उसको लेके आगे चलना, होल्ड किया हुआ है, कुछ होल्ड किया हुआ है। जैसे मेरी अम्मी ने ये सिखाया और अब मैं उसी चीज़ को आगे लेके जा रही हूँ। वो ट्रेडिशन फॉलो करती हुई आगे जा रही हूँ, वो चीज़ उनको मोटिवेट करती है। वो उस तरह पॉजिटिव वे, यस, शी इज होल्डिंग ऑन टू समथिंग व्हिच इज मोटिवेटिंग हर टू मूव फॉरवर्ड एंड शी हैज़ अ वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। अगेन अगर उनको उस टॉपिक पे पता है जिस पे वो बात करी है, शी वुड वांट हर से टू बी द लास्ट वन। अगर उनको नहीं पता तो शी वुड नॉट डिस्कस फर्दर। वो ये नहीं है कि खामखा बहस करेंगी, जितना पता है उतना अपना पॉइंट रखेंगी। राइट, चलें जी नेक्स्ट साइन लेकर आए जी, फोर्थ साइन ऑफ दिस सेगमेंट, और ये साइन है अरसलान के। अरसलान self independent person, self made person, not very not holding on to family ने ये कहा तो मैं वो करूँगा या कुछ इस तरीके, समथिंग टू डू विद हिमसेल्फ, वेरी इंडिपेंडेंट। जो करना है वो करना, जो करना है वो मैंने करना है, और सेल्फ मेड पर्सन। और देयर इज़ वन मोर थिंग दैट देयर इज़ समथिंग दैट थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह दें उनके अंदर है, जो उनको कई चीज़ों में होल्ड बैक कर लेगा। लेकिन अदरवाइज ही इज़ इंडिपेंडेंट एंड ही इज़ अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही नेगेटिव नहीं, ही गोज विद द फ्लो। जो चीज़ जैसे आ रही है उसको ही विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट साइन लेकर आए जी। अरसलान के बाद हमारे पास साइन आ चुके हैं वसीम अब्बास साहब के। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन, वेरी इंटरेस्टिंग साइन। अगेन नॉट वेरी एलिजिबल क्योंकि इनके साइन को देख के नहीं लग रहा कि ये वसीम लिखा हुआ है। सो प्लस जो आई थिंक अभी तक इन्होंने अपना गोल क्लियर नहीं किया कि इनका क्या गोल है। ही इज स्टिल वर्किंग ऑन वेयर ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड टू, क्या वो क्या करना चाहते हैं। तो ये एक चीज़ है कि ही हैज़ टू बाय नाउ, आई डोंट नो इनकी एज क्या है, लेकिन अपना एक गोल सेट क्लियर कर लें और फिर उसकी टूवर्ड्स करें। जब उसकी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिविटी ही आएगी इनके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट साइन लेकर आए जी। वसीम साहब के बाद साइन किसके हैं जी? अच्छा, और साइंस के आ रहे हैं हम साथ में। वैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के साइंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, जिस तरह आप भी बता रही हैं कि वो समझ नहीं आ रही। अच्छा, वैसे अमूमन आपने मुझे भी ऑफ एयर एक मशवरा दिया था कि साइन को किस तरह से आपने किस तरह करना होता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है साइन करते? हमें ख्याल रखना होता है कि बहुत रैपिंग अराउंड सिग्नेचर ना हो। जैसे किसी ने ए लिखा है तो वो बिल्कुल वो जो @ वाला ए बना देते हैं, तो उस तरह के सिग्नेचर्स आर नॉट पॉजिटिव वन। या ऐसे सिग्नेचर्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अंडरलाइंस हैं। या पॉजिटिव नेगेटिव का क्या क्योंकि ये सिग्नेचर क्या है, इज योर टेलिंग the world about your personality। ठीक है, it maybe it is different from who you actually are, but it's showing the world कि आप किस तरह के हैं। ठीक है, जैसे अगर बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं और अगर कोई आपका सिग्नेचर देखेगा जो बहुत नेगेटिव है, जो बहुत रैपिंग अराउंड है या क्रॉस्ड है, कई लोगों के सिग्नेचर के दरमियान में से 2 लाइनें गुजर रही होती हैं, तो वो ज़रा नेगेटिव। अच्छा, लोग समझते हैं इस बात को, हम तो कहते हैं अच्छा साइन है तो बस साइन नहीं, लेकिन आपने देखा होगा फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या इवन फोर्सेस में ऐसे होते हैं जो स्टडी करते हैं ये सारी चीज़ें बिफोर दे टेक यू इन। यस। अच्छा, वैसे जैसे नामों में नुक्ता हो तो उसका एक पर्सनैलिटी पे एक इम्पैक्ट होता है।
इस तरह साइन करते हुए नीचे को लाइन नुक्ता, उसका भी इम्पैक्ट साइन के एंड में, अगर आप बिल्कुल साइन के एंड में देखें और एक नुक्ता आ रहा है तो इसका मतलब है यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ होल्ड, यू नो, व्हेन द से लास्ट वर्ड शुड बी योर्स। ओके, आपने डॉट लगाया, डॉट लगाया कि आप, हाँ, आप अगर सिग्नेचर्स को देखें एक स्ट्रेट लाइन में है तो वो वेरी बैलेंस्ड सिग्नेचर है, बिल्कुल जैसे यू टेक इन एवरी डे बाय डे यू लिव लाइक दैट। अगर आपका मूड अच्छा होता है तो आप खुद भी देखते हैं चीज़ें ऊपर की वर्ड्स टुवर्ड्स अपवर्ड्स आपका स्लांट होता है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सिग्नेचर। अगर आपका स्लांट थोड़ा ऊपर की तरफ है, अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है तो वो नेगेटिविटी में आ जाएगा, देन दैट इट बिकम्स के कोई कॉम्प्लेक्स है जो छुपा रहे हैं। अगर देखें जब वही कहते हैं ना, जब आप हंस रहे हैं तो कुछ अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं तो कोई गम छुपा रहे हैं पीछे, तो उसी तरीके से है कि अगर आपका स्लांट 45 डिग्री तक है तो मुझे पॉजिटिव है, और अगर आप ज्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाता है। क्या तो वो पंजाबी में था हसदियां चेहरा तो मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने कोई गम नहीं। ओए कमाल। तो उसी तरीके से सिग्नेचर में अगेन नेगेटिव, उसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो थोड़ा नेगेटिव में आ जाता है, यू नो कि सेल्फ इस्टीम थोड़ी लो होगी या कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होगा, और अगर बहुत नीचे जा रहा है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स है कि वो कुछ अच्छा है अपने बारे में जो दुनिया को नहीं बताना चाहते, यू नो, वो शायद अभी उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, लेकिन अच्छी बातें भी अपनी दुनिया से छुपा रहे हैं कि नजर लग जाएगी या कुछ, वो तो वो नेगेटिव उसमें चला जाता है। सो बैलेंस्ड होना चाहिए बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड 45 डिग्री के दरमियान में आप अपना सिग्नेचर रखें। अच्छा, वैसे एक सिग्नेचर को कितनी देर में आप रीड कर लेती हैं? 45 मिनट्स टू 1 आवर एक सिग्नेचर को, यानी प्रॉपर सी पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने के लिए, बिकॉज इसका स्लांट किधर है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा उसके अल्फाबेट्स मूव कर रहे हैं या राइट की तरफ स्लांट ज़्यादा है, कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर, किस तरह जॉइन हुए हुए हैं, तो वो सारा कुछ देखना पड़ता है। अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई इनसे तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जैसे लाइंस या डॉट्स के साथ, डिटेल में अगर आपको टाइम और भी दिया जाए तो आप और चीज़ें हाँ बहुत डिटेल्ड। इसी सेम गोज विद द हैंड राइटिंग, वो भी सिग्नेचर आप कहाँ करते हैं जो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो वो डॉक्यूमेंट जो आप बाहर देते हैं, लेकिन बड़े कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, और हैंड राइटिंग क्या है, जब आप खुद नोट्स बना रहे हैं या अपने लिए आप लिख रहे हैं तो आपकी हैंड राइटिंग ज़्यादा वहाँ पे यूज होती है, तो दैट इज मोर अबाउट योर कैरेक्टर एंड योर पर्सनैलिटी। यहाँ पे है जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप पूरा वाकई आर्ट है, ये आज हमने समझा है। शफक साहिबा, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।